आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में अब जांच ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में कई ऐसे दावे किए जो सीधे कांग्रेस की कार्यप्रणाली और कथित फंडिंग सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। ईओडब्ल्यू का दावा है कि कोल लेवी से जुटाई गई करीब 800 करोड़ रुपए की रकम पार्टी फंड के नाम पर इकट्ठा की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक ये पैसा बोरी और कार्टून में भरकर कांग्रेस भवन लाया जाता था और वहां से हवाला नेटवर्क के जरिए दिल्ली भेजा जाता था। इतना ही नहीं, एजेंसी का दावा है कि इस पूरी व्यवस्था का संचालन राम गोपाल अग्रवाल के जरिए किया जाता था। जांच एजेंसियों ने यह भी कहा कि रायपुर छोड़ने के बाद राम गोपाल अग्रवाल 8 राज्यों में घूमते रहे। इस दौरान वे पूरी वाराणसी और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर गए और विशेष पूजा अर्चना भी करवाई। वहीं कारोबारी और कथित सहयोगियों के बयान भी कोर्ट में पेश किए गए, जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन का जिक्र होने का दावा किया गया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप जांच एजेंसी के दावे हैं। मामले की सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत के निर्णय के बाद ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिर क्या है ईओडब्ल्यू के दावे, कैसे सामने आया 800 करोड़ रुपए के कथित पार्टी फंड का मामला और इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक मायने क्या है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार केंद्र में है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने गिरफ्तार किया। स्पेशल कोर्ट में पेश रिमांड आवेदन और जांच दस्तावेजों में ईओडब्ल्यू ने दावा किया कि अवैध कोल लेवी से प्राप्त बड़ी रकम पार्टी फंड के नाम पर जुटाई गई। एजेंसी के अनुसार इस कथित फंड का हिसाब किताब और प्रबंध राम गोपाल अग्रवाल के जिम्मे था। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि करोड़ों रुपए नगद रूप में बोरी और कार्टून में भरकर कांग्रेस भवन लाए जाते थे। वहां से हवाला नेटवर्क के जरिए ये रकम दिल्ली भेजी जाती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये केवल व्यक्तिगत लेन देन का मामला नहीं बल्कि एक व्यवस्थित वित्तीय नेटवर्क था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में यह भी दावा किया है कि कांग्रेस के अकाउंटेंट और राम गोपाल अग्रवाल के निजी सहायक देवेंद्र डड़सेना ने पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एजेंसी के अनुसार डड़सेना ने बताया कि कथित कोल लेवी से प्राप्त रकम कांग्रेस भवन पहुंचती थी और वहां उसका नियंत्रण राम गोपाल अग्रवाल के पास रहता था। जांच एजेंसी का दावा है कि करीब 52 करोड़ 62 लाख 20 हजार रुपए सीधे राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने इस रकम को प्राप्त करने, सुरक्षित रखने और उसके उपयोग की व्यवस्था की। ईओडब्ल्यू इन दावों के समर्थन में दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का हवाला दे रही, जिनकी जांच अभी जारी है। देखिए, इसके पूर्व में भी उनको जो संबंध दिए गए थे वो एज ए विटनेस, एज ए गवाह 160 मीटर दिए गए थे और जितने भी उनको संबंध मिले हैं उसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया है कि उनकी तबियत खराब थी, कारण में वो व्यस्त है। तो हर संबंध का उन्होंने जवाब दिया है और अभी भी उनको समझ मिला था जब उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ कि कई तरह की उनको परेशानियां थी। कल वो उपस्थित हुए और देखने में उन्होंने सहयोग किया और पूरा बयान होने के उपरांत उनको करीब शाम में गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें पेश किया गया था और 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड, जुडिशियल अपना पुलिस रिमांड उन्होंने मांगा था, जिसको पंजाब उसका अपोज किया और ऑनरेबल कोर्ट ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन कि उसके आधार पर ड्यूरिंग रिमांड, कस्टोडियल रिमांड उनको रखा जाए, उसके मातहत
17 जुलाई तक के लिए उनको पुलिस रिमांड में दिया गया है और 17 को उनको पेश करेंगे। जांच में कुछ कारोबारियों के बयान भी अहम बताए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार भिलाई के कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने बयान में कहा है कि दीपेन चावड़ा के माध्यम से करीब 800 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन भेजे गए थे। इसी तरह निखिल चंद्राकर के बयान का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर कोल लेवी की राशि रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाने की बात कही गई है। हालांकि इन बयानों की सत्यता और कानूनी वैधता का अंतिम परीक्षण न्यायालय में होगा। फिलहाल एजेंसी इन्हें अपनी जांच का महत्वपूर्ण आधार मान रही है। जांच एजेंसी ने फरारी के दौरान रामगोपाल अग्रवाल की गतिविधियों का भी ब्यौरा कोर्ट में पेश किया है। ईओडब्ल्यू के अनुसार रायपुर छोड़ने के बाद वे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित 8 राज्यों में रहे। इस दौरान उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ और प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए तथा विशेष पूजा अर्चना भी करवाई। जांच एजेंसियों का ये भी दावा है कि फरारी के दौरान भी वे परिवार, कुछ नेताओं और कारोबारियों के संपर्क में बने रहे। हालांकि इन यात्राओं को लेकर एजेंसी ने कोई आपराधिक निष्कर्ष नहीं दिया है, बल्कि इन्हें जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत 30 जून 2022 को आयकर विभाग की उस छापेमारी से जुड़ी बताई जा रही है, जो कथित कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार छापेमारी में मिली डायरी, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर कथित अवैध कोल लेवी नेटवर्क का खुलासा हुआ। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच प्रारंभ की। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई 2026 को रामगोपाल अग्रवाल ने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 9 जुलाई को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 9 दिन की रिमांड मंजूर की। अब उन्हें 17 जुलाई को फिर कोर्ट में पेश किया जाए। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान यदि नए तथ्य सामने आते हैं तो कस्टम मिलिंग, डीएमएफ और शराब घोटाले से जुड़े मामले भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय भी अपनी जांच आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कोल लेवी घोटाले की जांच अब केवल एक आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इसके राजनीतिक और कानूनी दोनों आयाम लगातार गहराते जा रहे हैं। एक तरफ ईओडब्ल्यू करोड़ों रुपए के कथित पार्टी फंड, हवाला नेटवर्क और बड़े वित्तीय लेन देन की गंभीर दावे कर रही है, तो दूसरी ओर इन आरोपों की अंतिम सत्यता का फैसला अभी न्यायालय को करना है। ये भी स्पष्ट है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई नए खुलासे, पूछताछ और संभावित गिरफ्तारियां इस मामले को और बड़ा बना सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है और अदालत में दोनों पक्ष किस तरह अपने तर्क रखते हैं, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ का ये बहुचर्चित मामला एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत अंतिम निर्णय ना दे दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।